नमस्कार। रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पिछले कुछ वर्षों से देश के विमर्श पटल पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और योजनाओं की अक्सर चर्चा होती रहती है। नेहरू जी की धरोहर एक बार फिर तब चर्चा में आई जब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। मोदी सरकार के इस कदम से चिढ़कर कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सरकार पर नेहरू की विरासत को बदनाम और नष्ट करने का भी आरोप जड़ दिया। अब प्रश्न यह भी है कि जिस नेहरू धरोहर को लेकर कांग्रेस इतनी संवेदनशील है, आखिर वो क्या है? क्या पंचशील, दिशाहीन विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, हिंदी चीनी भाई भाई, कश्मीर नीति, सोशलिज्म के नाम पर नकारा पीएसयू का पोषण करना नेहरू की धरोहर माना जाए या असफलता? क्या राजनीति में परिवारवाद का पोषण करना, छद्म मॉडर्निज्म के नाम पर देश की संस्कृति, परंपराओं, विचारों को नकारना नेहरू की धरोहर है या देश के साथ धोखा? आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नेहरू की उन 10 गलतियों की जिनके परिणाम भारत आज भी भुगत रहा है। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं कश्मीर मुद्दा और आर्टिकल 370 की। विभाजन के बाद पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायलियों के रूप में हमला कर दिया था। ऐसे समय में जब भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कश्मीर के पूरे क्षेत्र से हटाने की राह पर थी, नेहरू ने कश्मीर में जो किया वो भारत को दशकों तक घाव देता रहा। एक ऐसा घाव जिसके कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी विवादित क्षेत्र कहा जाने लगा। हुआ ये था कि नेहरू ने सभी स्थानीय सलाह को नजरअंदाज करते हुए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया। नतीजा यह है कि पिछले 77 सालों से पाकिस्तान लगातार यह राग अलाप रहा है कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जो संदर्भ दिया था उससे यह संकेत मिलता है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी भारत के पुनः अखंड होने के सपने का खून करना। आजादी के बाद नेपाल नरेश ने नेपाल को भारत गणतंत्र में शामिल करने के लिए नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन अदूरदर्शी नेहरू ने नेपाल के राजा विक्रम शाह के नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने के प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। इस मूर्खतापूर्ण कदम का नतीजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है। भारत के परम दुश्मन चीन ने नेपाल के गांव में घुसपैठ कर नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा पर अपना स्थान बनाने में सफलता पाली है। नेपाल का भारत के लिए क्या सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्व हो सकता है, इसको ना पहचानना नेहरू की एक बड़ी गलती थी। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे का इतिहास आज सभी को मालूम है। गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष और परिणाम स्वरूप भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, क्योंकि पटेल को एक महान कार्यकारी आयोजक और नेता माना जाता था। एक ऐसे नेता जिनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहते थे। कांग्रेस को भी मालूम था कि नेहरू एक दूरदृष्टि वाले नेता नहीं है, लेकिन भारत नीति में कुछ और ही लिखा था और नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर नेहरू का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तब नजर आया जब उन्होंने बलूचिस्तान के भारत में शामिल होने के मीर अहमद यार खान के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। एक बार फिर नेहरू ने बलूचिस्तान के रणनीतिक महत्व को नहीं समझा, जहां पाकिस्तान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है। यहाँ सोने जैसी कीमती धातुओं की खान है और यह क्षेत्र पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड है। पिछले कुछ सालों में चीन की एंट्री के बाद बलूचिस्तान में सोने के अयस्कों का उत्पादन बढ़ा है।
अगस्त 1955 के खुद प्रधानमंत्री नेहरू के पत्रों से पता चलता है कि कैसे नेहरू ने चीन को खुश करने के लिए यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट भारत को मिल जाती तो इससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ जाती। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे बिना किसी समझौते के पेश किया गया था, लेकिन फिर भी अस्वीकार कर दिया गया। यह एक भयावह भूल है। रही बात चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की, तो वो लक्ष्य तो नेहरू का आज भी अधूरा है। विभिन्न दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन के साथ नेहरू की दोस्ती को कोई अहमियत नहीं मिली। पंडित नेहरू की अदूरदर्शिता के चलते ही देश को अपने पड़ोसी से 1962 में युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध में मुंह की भी खानी पड़ी थी। दुखद है कि इस युद्ध में 3250 से अधिक भारतीय सैनिक भी मारे गए थे। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को गले लगाने और हिंदी चीनी भाई भाई के नेहरू के उदारवादी नारों को चीन ने भारत की कमजोरी समझा। उस युद्ध के 60 सालों के बाद आज भी चीन ने हमारे महत्वपूर्ण अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। चीन की तरफ से कब्जाए हुए भारतीय इलाके का क्षेत्रफल 37,244 वर्ग किलोमीटर है। नेहरू ने वर्ष 1964 में परमाणु उपकरण के विकास में भारत की मदद करने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यदि नेहरू ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो भारत एशिया में परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश होता। इससे चीन को 1962 का युद्ध शुरू करने से रोका जा सकता था और यहां तक कि 1965 में युद्ध की पाकिस्तान की योजनाओं के बारे में भी चेतावनी दी जा सकती थी। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू ने पुर्तगाल से शांतिपूर्वक गोवा राज्य से अलग होने का अनुरोध किया। पुर्तगाल ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसा कि वह हमेशा करते थे, नेहरू ने उसी अनुरोध के साथ संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया, लेकिन पुर्तगालियों ने फिर से इनकार कर दिया। अंततः 1961 में जब पुर्तगालियों ने भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर गोलीबारी की तो उस दौरान एक मछुआरे की मौत हो गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोवा पर कब्जा कर लिया। 36 घंटों के हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों के बाद पुर्तगालियों ने गोवा को वापस भारत को सौंप दिया। हालांकि यह कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नेहरू की हिचकिचाहट के कारण गोवा वासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 14 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। भारत हजारों सालों से मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन नेहरू ने आर्थिक नीतियों के सोवियत मॉडल का पालन किया। इन नीतियों ने आय असमानता को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, ये नीतियां भारतीयों के दिमाग में उद्यमियों को अनैतिक मानने का जहर भरने के लिए भी जिम्मेदार थी। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका सक्रिय रूप से एशिया में सहयोगियों की तलाश कर रहा था। तब भारत ने अमेरिका से दूरी बनाई। नेहरू ने अमेरिका और यूएसएसआर की युद्धरत महाशक्तियों के प्रति तटस्थता की एक अव्यावहारिक नीति विकसित की। 1961 तक नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में मदद की। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया, एक अपवित्र गठबंधन जो आज भी मजबूत है। भारत के पास तब यूएसएसआर के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विफल हो गया और दशकों तक भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा। कांग्रेस परिवारवाद को लेकर हमेशा घेरे में रही है और इस वंशवाद की परंपरा की नींव नेहरू ने ही रखी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में ही अपनी इकलौती पुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाकर वंशवाद का बीजारोपण कर दिया था। मोतीलाल नेहरू इस परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले 1919 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद अमृतसर अधिवेशन में संभाला था। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में भी वह फिर से अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सत्र में
1929-30 में कांग्रेस की कमान पिता मोतीलाल से अपने हाथ में ले ली। वर्ष 1936-37 में पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हुए भी पंडित नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। इसके बाद नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी वर्ष 1959 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। नेहरू द्वारा वंशवाद की यह परंपरा कांग्रेस में आज भी कायम है। राजनीति में परिवारवाद आज दुर्भाग्यवश भारत के राजनीति की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन गई है जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। लगभग हर राज्य पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है। नेहरू ने हमेशा अपनी पहचान एक उदार लोकतंत्रवादी के रूप में करवाने की कोशिश की, लेकिन क्या वास्तव में वे ऐसे थे? जब पाकिस्तान के साथ विश्वास निर्माण के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए नेहरू को समाचार पत्र ऑर्गेनाइजर की तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा, इस पर गुस्से में आए नेहरू ने ऑर्गेनाइजर जैसी आवाजों को दबाने के इरादे से संविधान में संशोधन तक करवा दिया था। इतना ही नहीं, देश में पहली बार 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व ईएमएस नंबूदिरीपाद ने किया था। लेकिन केंद्र में तब नेहरू के नेतृत्व में सत्ता में कांग्रेस की सरकार काबिज थी, जिसका फायदा उठाकर नेहरू ने मुक्ति संग्राम के बहाने साल 1959 में केरल की सरकार को गिरा दिया। यह इसलिए किया गया क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को करारी हार मिली थी, और कहा जाता है कि इसलिए नेहरू को केरल में वामपंथी सरकार पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि भारत में कम्युनिज्म और इस्लामी आतंकवाद की जड़ों को सींचने का काम भी नेहरू की शय के चलते हुआ। आज चीन और पाकिस्तान एक हैं, तो इनकी इस एकता के कारणों में नेहरू की निकृष्ट विदेशी पॉलिसी जिम्मेदार है। नेहरू अगर उस समय कम्युनिस्टों और मुसलमानों की ओर सदैव झुके नहीं रहते और भारतीयता के बारे में जरा भी सोचते, तो राष्ट्र की शान में चार चांद लग जाते। सत्ता में डूबे नेहरू को यह कभी आभास ही नहीं हुआ कि आने वाले भविष्य में वे राष्ट्र के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इसके लिए इतिहास सदैव नेहरू से उनकी गलतियों का हिसाब किताब लेता रहेगा। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।